यूजुअली किसी भी देश को वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन अमेरिका में एक वक्त ऐसा भी था जब पूरे देश पर जेपी मॉर्गन का डोमिनेंस था। एक बैंकर जो अपने सिर्फ एक सिग्नेचर से किसी भी कंपनी को या तो बना सकता था या फिर बर्बाद कर सकता था। उस दौर की अमेरिका की दोनों सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज स्टील और रेल रोड्स पर जेपी मॉर्गन की मोनोपोली थी। मई 1893 जब अमेरिका एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था, कंपनीज कोलैप्स कर रही थी, बैंक्स लगातार बैंकरप्ट हो रहे थे और जिसके कारण देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसमान छू रही थी। अमेरिका की हिस्ट्री में किसी ने भी इस तरह का इकोनॉमिक डिक्लाइन इससे पहले कभी नहीं देखा था। The financial crisis in the US that sparked a painful recession and threatened the global economy. This financial crisis could have been avoided. और जब ये लगने लगा कि सिचुएशन अब हाथ से निकल चुकी है, तभी एक चेहरा सामने आता है जिसने एक ही रात में पूरा गेम पलट कर रख दिया। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी की नींव रखी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अमेरिकन रेल रोड्स और बैंकिंग सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जेपी मॉर्गन की कहानी शुरू होती है 1837 में और इनका पूरा नाम था जॉन पियरपंट मॉर्गन। जॉन उन लोगों में से थे जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है, बिकॉज जॉन के फादर मिस्टर जूनियर स्पेंसर मॉर्गन ऑलरेडी एक सक्सेसफुल और वेल्दी बैंकर थे। इसलिए जॉन के पास वो सब कुछ था जिसका सपना एक मिडिल क्लास लड़का देखता है। बस एक दिक्कत थी, जहाँ उसी की उम्र के बच्चे बाहर मैदान में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे, वही जॉन अपने कमरे की खिड़की से उन्हें सिर्फ देख सकता था, क्योंकि उसका सारा बचपन सिर्फ बीमारियों से लड़ते हुए गुजरा। माइग्रेन्स, सीजर डिसऑर्डर्स, स्किन एलर्जीज और स्कारलेट फीवर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स ने उसे हमेशा जकड़ कर रखा। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन अपने पिता के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट लेजर्स को स्टडी करने में बिताने लगा। और यही वो समय था जब जॉन ने यह तय किया कि वो भी अपने पिता की तरह ही फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया में कदम रखेगा। जॉन के पिता स्पेंसर मॉर्गन अपने बेटे को कोई नॉर्मल एजुकेशन नहीं देना चाहते थे, और क्योंकि उनके पास बेहिसाब पैसा था, उन्होंने जॉन को सबसे पहले बोस्टन, फिर स्विट्जरलैंड और उसके बाद जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेज दिया। यहीं पर जॉन को पहली बार एहसास हुआ कि यूरोप के बैंक्स और फाइनेंस सिस्टम अमेरिका से बिल्कुल अलग थे। जहां अमेरिकन बैंक्स छोटे छोटे लोन्स और लिमिटेड लोकल ट्रेड तक ही सिमटे हुए थे, वही यूरोप के बैंकर्स गवर्नमेंट को लोन देते थे, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते थे और यहाँ तक कि वॉर्स को भी फंड करते थे। यूरोप के बैंक्स सिर्फ बैंक्स नहीं थे, ये पूरे कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी और पावर को कंट्रोल कर रहे थे। 1857 में अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद जॉन वापस अमेरिका आ गया और यहाँ पर न्यूयॉर्क की जानी मानी बैंकिंग फर्म डंकन शर्मन एंड कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इस वक्त जॉन की उम्र सिर्फ 20 साल थी। ये कंपनी उस समय अमेरिका की उन गिनी चुनी फर्म्स में से थी जिनका सीधा कनेक्शन यूरोप के बड़े बिजनेस टाइकून से था। फर्म के लेजर्स मेंटेन करना, पेपर वर्क को टाइम पर कंप्लीट करना और प्रमोशन के लिए मैनेजर की चापलूसी करना। फर्म में काम करने वाला हर एम्प्लॉय बस इसी में लगा था। लेकिन जॉन का मकसद कुछ और ही था। ऑफिस में हो रही हर डील को जॉन काफी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था और मार्केट की हर छोटी बड़ी खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए था, जैसे कौन सा बिजनेस आसमान छूने वाला है या फिर कौन सी कंपनी कोलैप्स करने वाली है। उसकी नजरें सिर्फ कागजों पर नहीं थी, वो उन कागजों के पीछे छुपे हुए पावर गेम को डिकोड कर रहा था। यही ऑब्जर्वेशन और हंगर धीरे धीरे उसे बाकी सब से अलग करने वाली थी, जिसका एक नमूना हमें 1863 के अमेरिकन सिविल वॉर में देखने को मिलता है। अब उस टाइम पर कॉन्स्क्रिप्शन एक्ट के अंडर 20 से लेकर 45 तक की उम्र के हर आदमी को युद्ध में शामिल होना कंपलसरी था। बट एक और रास्ता भी था, $300 देकर आप अपनी जगह किसी और को भेज सकते थे। और जॉन ने वही किया जो आप सोच रहे हैं। उसने $300 का पे आउट किया और किसी और को अपनी जगह लड़ने के लिए भेज दिया। उल्टा उसने इस सिविल वॉर को अपने लिए प्रॉफिट मेकिंग मशीन बना लिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि जॉन ने अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर अमेरिकन गवर्नमेंट के पास रखी 5000 होल कार्बन राइफल्स को सिर्फ $3.50 पर राइफल के हिसाब से खरीद लिया। ये वही राइफल्स थी जिन्हें आर्मी पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल के लिए काफी पुरानी, खराब और ऑलमोस्ट बेकार मानी जाती थी।
और यही रीजन था कि गवर्नमेंट इन्हें इतने सस्ते में बेच रही थी। जॉन ने इन राइफल्स में काफी मेजर चेंजेस करवाए और अब ये पहले से काफी बेहतर और कन्वीनियंट नजर आ रही थी। और जैसा कि अब ये राइफल्स इस्तेमाल के लिए बिल्कुल आइडियल थी, जॉन ने यही राइफल्स वापस से अमेरिकन गवर्नमेंट को बेच दी। लेकिन इस बार उसने हर एक की कीमत $3.50 की जगह $22 लगाई। हालांकि बाद में जब लोगों को इसके बारे में पता लगा तो सभी ने जॉन को काफी क्रिटिसाइज किया। 1861 में जॉन ने 24 साल की उम्र में अमेलिया स्टर्जिस नाम की एक लड़की से शादी कर ली। इस वक्त पर जॉन काफी खुश था। उस वक्त जॉन की जिंदगी मानो पूरी तरीके से बदल चुकी थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अमेलिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और तब उन्हें पता चला कि उसे ट्यूबरक्यूलोसिस नाम की एक बीमारी है जिसका उस टाइम पर कोई इलाज नहीं था। अनफॉर्चुनेटली शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही जॉन ने अमेलिया को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सदमा था और इस वक्त जॉन पूरी तरह से टूट चुका था और आखिर में जॉन ने अपनी फर्म से भी रिजाइन कर दिया। नाइनटीन सेंचुरी में अमेरिका का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पर था। एक के बाद एक नए बिजनेसेस और स्टार्टअप्स मार्केट में एंटर कर रहे थे और जो खिलाड़ी पहले से ही मार्केट में मौजूद थे वो अपने बिजनेस को बहुत बड़े स्केल पर एक्सपेंड करने जा रहे थे। साफ शब्दों में अमेरिका एक ऐसे दौर में था जब बिजनेस ओनर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। और ये पैसा आ कहां से रहा था? ये आ रहा था अमेरिका के कुछ चुनिंदा बैंकिंग हाउसेस से, जिनमें से सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल नाम था ड्रेक्सेल एंड कंपनी। ड्रेक्सेल बैंकिंग फर्म की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में अमेरिका का शायद ही कोई ऐसा बड़ा रेल रोड या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रहा हो जो इनके पैसों के बिना कभी आगे बढ़ भी पाता। ड्रेक्सेल एंड कंपनी के एक्सपेंशन और इतनी बड़ी पहचान के पीछे फर्म के हेड मिस्टर एंथनी ड्रेक्सेल का हाथ था। उनके विजन और लीडरशिप के बिना बैंकिंग फर्म शायद ही कभी इतनी बड़ी बन पाती जितनी वो थी। आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन जॉन का क्या? जब जॉन ने शामान एंड कंपनी से क्विट किया तो जॉन के पिता इस डिसीजन से काफी नाखुश थे। उनके हिसाब से इतनी बड़ी और रेप्यूटेड बैंकिंग फर्म को छोड़ना एक बेवकूफी भरा कदम था, पर शायद वो जॉन के अगले स्टेप के बारे में नहीं जानते थे। 1 जुलाई 1871 जॉन एंथनी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचते हैं। दोनों के बीच पहले से ही काफी अच्छे रिलेशन थे। फाइनेंस की दुनिया के दो सबसे बड़े मास्टरमाइंड एक ही रूम में आमने सामने बैठे थे। दरअसल जॉन अपनी खुद की एक बैंकिंग फर्म शुरू करना चाहते थे और वो एंथनी जैसे ही एक पार्टनर की तलाश में थे। जॉन ने एंथनी को अपने आइडिया के बारे में बताया और आखिर में वो उन्हें कन्विंस करने में भी कामयाब रहे और इस तरह शुरुआत हुई एक ऐसी बैंकिंग फर्म की जो आने वाले समय में यूएस इकोनॉमी पर राज करने वाली थी, ड्रेक्सेल मॉर्गन एंड कंपनी। अपने इनिशियल फेज में कंपनी का काम बिल्कुल सिंपल था। छोटे प्रोजेक्ट्स को फंड करना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेचना और रिच इन्वेस्टर्स को उन बिजनेसेस से जोड़ना जिनमें फ्यूचर था। दोनों के ही यूरोप में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने की वजह से फर्म ने बहुत ही कम समय में अपना नेटवर्क और इन्फ्लुएंस बिल्ड कर लिया। कुछ ही समय में जॉन और एंथनी ने इतना पैसा कमा लिया कि अब उन्हें प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। बड़ी से बड़ी डील को वो अपनी जेब से पूरा कर सकते थे और अब जॉन अपने पहले बड़े इन्वेस्टमेंट को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जॉन ने महसूस किया कि उस दौर में अमेरिका की हर बड़ी इंडस्ट्री पर किसी एक अकेले आदमी की पकड़ थी। जैसे स्टील इंडस्ट्री पर कार्नेगी और ऑयल इंडस्ट्री पर रॉकफेलर का कंट्रोल था। लेकिन जॉन की नजर थी अमेरिकन रेल रोड्स पर, जहां पैसा तो था ही, साथ में पावर और इन्फ्लुएंस भी था। चाहे वो कार्नेगी का स्टील हो या रॉकफेलर का ऑयल एम्पायर, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी तरह से रेल रोड्स पर ही डिपेंडेंट थे। जॉन किसी भी हालत में ये मौका छोड़ने वाला नहीं था। जिसके बाद जॉन और एंथनी ने कई छोटी छोटी रेल रोड कंपनीज में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। मगर जॉन की सारी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब उसने देखा कि कुछ गिनी चुनी कंपनीज को छोड़कर पूरा रेल रोड लॉस में चल रहा था। और तब उसे समझ आया कि क्यों लोग आज तक रेल रोड में इन्वेस्ट करने से दूर भागते रहे। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो उनको 1893 में लगा,
जब उसने अपने सबसे करीबी पार्टनर एंथनी ड्रेक्सल को हमेशा के लिए खो दिया। और इसका मतलब ये भी था कि ड्रेक्सल मॉर्गन एंड को का सारा कंट्रोल अब जॉन के हाथों में था। (1893) के बाद सब कुछ बदल चुका था। पार्टनरशिप अब खत्म हो चुकी थी। फर्म का नाम भी बदलकर जेपी मॉर्गन एंड को कर दिया गया। मगर अब भी जॉन की सबसे बड़ी चुनौती थी डूबती रेल रोड्स को बचाना। इसके लिए जॉन ने सबसे पहले रूट कॉजेस के बारे में पता किया और तभी जॉन ने देखा कि मार्केट में इतनी ज्यादा रेल रोड कंपनीज थी कि वो सभी बेटर सर्विस और क्वालिटी देने की जगह पर आपस में ही कम्पीट करने में लगी हुई थी और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की होड़ में हर कंपनी लगातार अपने टिकट प्राइस को घटा रही थी, जिससे हर साल कई कंपनियां बैंकरप्ट हो रही थी और बाकी की कंपनीज भी इसी लाइन में थी। लेकिन जॉन के पास एक जबरदस्त आइडिया था। उसने तुरंत ही कई छोटी रेल रोड कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ये काम उसने तब तक किया जब तक कि सारी कंपनीज का कंट्रोल उसके हाथों में नहीं आ गया। उसने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर सभी छोटी कंपनीज को मर्ज करके एक बड़ी कंपनी में बदल दिया और अगर कोई कंपनी उसके साथ जुड़ने से मना करती तो जॉन अपनी ताकत और चालाकी से उन्हें इतना प्रेशराइज कर देता कि या तो वो खुद शामिल हो जाती या फिर इंडस्ट्री से बाहर कर दिए जाते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जॉन की यूरोप में काफी अच्छी जान पहचान थी और इसका फायदा ये हुआ कि यूरोपियन इन्वेस्टर्स का पैसा सीधा अमेरिकन रेल रोड्स में आने लगा। जॉन की बदौलत यूएस में रेल रोड्स अब ज्यादा स्टेबल और कन्वीनियंट हो चुकी थी। ये वो दौर था जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट पर रेल रोड्स की हुकूमत थी। सीधे शब्दों में कुल मार्केट वैल्यू का 60% हिस्सा इसी इंडस्ट्री के पास था और सरप्राइजिंगली इसी रेल रोड का 1/3 हिस्सा सिर्फ जॉन की मुट्ठी में था। दूसरे शब्दों में जॉन अब सिर्फ एक अमीर बैंकर नहीं था, वो अमेरिकन रेल रोड्स को डोमिनेट करने वाला यूएस का सबसे बड़ा और ताकतवर खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि जॉन की नजर अब कार्नेगी के स्टील एम्पायर पर थी। $1901 में कार्नेगी स्टील अमेरिका की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक थी और हर साल ये करीब $40 मिलियन की रेवेन्यू अर्न कर रही थी, जो आज के टाइम में $1.4 बिलियन बनते हैं। ये रकम कई देशों की टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा थी। बट सोचो जरा, इतना सब कुछ एक ऐसे इंसान ने किया जो कभी एक कॉटन फैक्ट्री में मामूली मजदूर था और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। बट एंड्रयू कार्नेगी की एक डार्क साइड भी थी। वो जितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन था उतना ही रूथलेस और लालची भी था। अगर आप एंड्रयू कार्नेगी पर भी एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से देना। इस वक्त कार्नेगी अपने 70s में थे। इतने सालों तक खुद को काम में झोंकने के बाद अब बाकी की जिंदगी वो अपनी फैमिली को देना चाहते थे, इसलिए कार्नेगी अब रिटायर होने के लिए तैयार थे। लेकिन सवाल यह था कि देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी को खरीदने की हैसियत आखिर किसकी होगी। यहीं पर एंट्री होती है जेपी मॉर्गन की। जॉन के कानों तक जैसे ही ये खबर पहुंची कि कार्नेगी अपनी स्टील कंपनी को बेचना चाहता है तो जॉन ने डायरेक्टली कार्नेगी से उनकी कंपनी की कीमत बताने को कहा। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए एंड्रयू कार्नेगी ने कहा $480 मिलियन। जॉन ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और $480 मिलियन का चेक कार्नेगी की टेबल पर रख दिया। उस जमाने में इट वॉज द बिगेस्ट बिजनेस डील इन अमेरिकन हिस्ट्री, जिसने एंड्रयू कार्नेगी को एक ही रात में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। दूसरी तरफ देश की दोनों सबसे बड़ी और पावरफुल इंडस्ट्रीज अब जॉन की मुट्ठी में थी। कार्नेगी स्टील को दूसरी स्टील कंपनीज के साथ मर्ज करके जॉन ने दुनिया की पहली $1 बिलियन कॉर्पोरेशन को खड़ा किया, जिसे आज आप और मैं यूएस स्टील के नाम से जानते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस।
1893। ये साल अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था, क्योंकि यूएसए ने ऐसा फाइनेंशियल डिजास्टर इससे पहले कभी नहीं देखा था। शेयर्स के दाम लगातार गिरते जा रहे थे, कई बैंक्स बैंकक्रप्ट हो चुके थे और हजारों बिजनेसेस पर ताला लग गया था, जिससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसमान छूने लगी। और ऐसे वक्त में अमेरिका के पास कोई ऐसा सेंट्रल बैंक नहीं था जो देश को इस इकोनॉमिक क्रेज से बाहर निकाल सके। ऐसी सिचुएशन के चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अमेरिका से अपना पैसा वापस खींचना शुरू कर दिया। अब उस वक्त पर डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि लोग अपने कागज के नोटों को असली सोने में बदल सकते थे। अब जिस तरह के हालात अमेरिका के थे, लोगों के बीच ये डर फैल गया कि अगर डॉलर की वैल्यू गिरना शुरू हो गई तो उनकी सालों की मेहनत से कमाई हुई सारी बचत एक ही झटके में राख हो सकती थी। इसलिए नुकसान से बचने के लिए लोगों ने कैश की जगह गोल्ड को ज्यादा प्रेफर किया, जिस वजह से अमेरिकी गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे खाली हो रहा था। और 1895 आते आते गवर्नमेंट के पास अब सिर्फ $9 मिलियन का ही गोल्ड बचा था, जबकि क्राइसिस से पहले ये आंकड़ा $100 मिलियन का हुआ करता था। जॉन ने वक्त की गंभीरता को समझा और इमीडिएटली प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड से मिलकर मार्केट को फिर से स्टेबलाइज करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका ढूंढ निकाला। जॉन का प्लान अपने इन्वेस्टर और बैंकर फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाने का था, जिसमें जॉन और उसके सिंडिकेट मेंबर मिलकर यूएस गवर्नमेंट के लिए 3.5 मिलियन आउंसेस का गोल्ड अरेंज करेंगे और बदले में गवर्नमेंट जॉन को $65 मिलियन की वैल्यूएशन के गोल्ड बॉन्ड्स देगी। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के पास जॉन की बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही इस डील को साइन कर दिया। कैन यू बिलीव इट, जॉन को सिर्फ 22 मिनट लगे गवर्नमेंट से सारे गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने में। फाइनली जॉन के एक सही फैसले ने पूरे देश की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा लिया और स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज होते ही फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी वापस लौटने लगा। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब जॉन ने यूएस इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचाया था। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, दैट मीन्स यू एंजॉय इट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। ये मेरी इस चैनल की पहली वीडियो है, सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, क्योंकि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को क्रिएट करने में सच में काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। सो वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल था 1907। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक बार फिर शेयर मार्केट कोलैप्स करने लगता है, जिसके कारण कई बैंक्स या तो बैंकक्रप्ट हो चुके थे या फिर होने वाले थे। हजारों लोग बैंक्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए और इस नजारे ने बैंक ओनर से लेकर गवर्नमेंट तक सबको टेंशन में डाल दिया। कुछ बैंक्स ने तो जानबूझकर पैसे गिनने की प्रोसेस को इतना स्लो कर दिया ताकि लोग कम कैश निकाल पाए और उनके पास लिक्विडिटी बची रहे। ऐसे में इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अमेरिका के नए प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने जॉन से मदद मांगी। इस बार भी जॉन के पास एक गेम चेंजर प्लान था। जॉन और उसके कुछ बैंकर दोस्तों ने अपना पैसा बैंक्स में डालना शुरू कर दिया ताकि बैंक्स के अंदर कैश फ्लो मेंटेन रहे। एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बैंक्स अपनी खोई हुई रेपुटेशन और लोगों का भरोसा दोबारा हासिल कर रहे थे थैंक्स टू जॉन। इसकी वजह से एक और मुसीबत अब टल चुकी थी। जॉन ने एक बार फिर सबको ये दिखा दिया कि वो सच में पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में रखता था। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट और बैंकर्स के बीच ट्रस्ट और कनेक्शन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। लेकिन यूएस की पब्लिक इस बात से पूरी तरह नाराज थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यूएस इकोनॉमी सिर्फ कुछ मुट्ठी भर एक्सट्रीमली रिच लोगों पर डिपेंड हो। इसलिए 1913 में यूएस गवर्नमेंट ने अपना खुद का सेंट्रल बैंक बनाने का डिसीजन लिया, जिससे देश को एक ऐसा सिस्टम मिला जो सडन फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंक फेलियर्स के समय इकोनॉमी को संभाल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी साल हार्ट अटैक की वजह से 75 इयर्स की एज में जॉन ने अपनी आखिरी सांसें ली और फिर जॉन के बेटे ने उनकी लेगेसी को नई ताकत और पहचान दी। भले ही जॉन अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी बैंकिंग फर्म, जिसे उन्होंने एंथनी ड्रेक्सल के साथ मिलकर शुरू किया था, वो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है।